नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 9 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आसाम ट्रिब्यून का ये न्यूज़, जहां पे हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट के रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली एक स्ट्रीट प्ले देखा गया था ऑन लाइफ, ऑफ कोर्स ऑन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, जो क्या देरा गाँव में हुआ था। सो यस, ये लाइफ है क्या, LIFE, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द 26th यूनाइटेड नेशन UNFCCC का जो COP26 हुआ था ना 2021 में ग्लासगो में, तभी इंडिया के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट था। और ये आइडिया एक्चुअली में है क्या, ये एक ऐसा आइडिया है दैट आप और हम या फिर ये दुनिया जो समय के साथ साथ जो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर रही है ना, तो उन लाइफस्टाइल को चेंज भी ऐसा करे जिससे जो माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशंस को जो है उसको रैशनलाइज किया जा सके। राइट मतलब यहां पर बोला जा रहा है दैट सोशल नेटवर्क्स का जो सहारा लिया जाएगा और सोशल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। सोशल नॉर्म्स वैसे नॉर्म्स जो क्या क्लाइमेट के सराउंडिंग है। से फॉर एग्जांपल, आप पहले आपके घर में जो कचरा हो रहा था आप उसको जला के फेंक के जला दे रहे थे, राइट। तो अभी क्या करोगे, दैट सोशल नॉर्म्स जो है आपको सोशल ऑब्लिगेटरी मतलब लाइक काइंड ऑफ आपको इन्फ्लुएंस किया जाएगा दैट आप उसको वहां पर जलाओ मत, आप उसको कूड़ादान में फेंक दो, है ना। जिससे म्यूनसिपैलिटी का काम होगा दैट म्यूनसिपैलिटी उसको क्या करेगी, समझ रहे हो बात। मतलब आप का जो लाइफस्टाइल का जीने का तरीका है, जो इवॉल्विंग लाइफस्टाइल है, वो ऐसा लाइफस्टाइल होगा जो क्या क्लाइमेट को मद्देनजर देखते हुए ही आपके लाइफस्टाइल्स में चेंजेस होंगी, राइट। और ये मिशन का प्लान था टू क्रिएट और नर्चर ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, और इस नेटवर्क का नाम था प्रो प्लानेट पीपल, दैट इज P3, जिसका शेयर्ड कमिटमेंट था टू अडॉप्ट एंड प्रोमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, राइट। सो यस, ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, एडिटोरियल पेज में अगर आप देख लीजिएगा 9th के असम एडिटोरियल को। तो यस, ये कंसीडरेशन अभी भी अंडर कंसीडरेशन ही है, मतलब अभी भी इसको लागू नहीं किया गया, अभी भी इस पर बातचीत चल रही है, राइट। जिससे कुछ कुछ पॉइंट्स इसके फेवर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में एज अ क्रिटिसिज्म पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये है क्या, ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, नाम से ही पता चल रहा है। एक नेशन दैट इज एक अगर कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंडिया का, तो यहां पे आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। और हर एक स्टेट्स में इलेक्शंस अलग अलग टाइम को होती है, और साथ ही साथ अलग अलग जो आपके आई मीन लोकसभा जो है सेंट्रल इलेक्शंस, वो भी अलग समय होता है, और स्टेट्स का भी इलेक्शन अलग समय होता है, राइट। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, इसका मेन आइडिया यही है दैट ये जो लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस है अक्रॉस द स्टेट, उनके फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस किया जा सके। दैट इज ऐसा नहीं दैट हाँ 2024 को सेंट्रल का इलेक्शन हुआ, 2025 को फिर बिहार वाला इलेक्शन हुआ, 2026 को बंगाल वाला इलेक्शन हुआ। तो इससे फायदे को नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत सारा इसके चैलेंजेस है, और कुछ कुछ इसके फायदे भी है। दैट इज बोला जा रहा है वन नेशन, अगर एक नेशन में एक बार ही सारा इलेक्शंस हो जाए, मतलब एक नेशन में एक बार मतलब एक ही दिन में सारा नहीं, जैसे सोचो 2024 को इलेक्शन हो रहा है तो ठीक है सेंटर भी इलेक्शन हो रहा है, बट हर एक स्टेट्स का 2024 में ही इलेक्शन होना चाहिए, राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है दैट आज इस महीने 3-4 स्टेट्स का हो गया और फिर 5-10 दिन बाद फिर दूसरे 3-4 स्टेट्स का हो गया, ऐसे जरूर हो सकता है, राइट। तो यही है कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का, राइट। नाउ वन नेशन वन इलेक्शन अभी तो आपको नहीं देखने को मिलता है, बट पास्ट में होता जरूर था। तो उसके अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यस, पहले इनिशियल फेज में जब मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, उस समय सिंगल पार्टी का ही डोमिनेंस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। इसीलिए आप देख लीजिएगा तब के जो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस थे वो 1952 की बात करें या फिर 1957 की बात करें, एक साथ ही हुआ था। बट 1959 में यूज किया गया था आर्टिकल 356 का, जिसके तहत जो ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, ये ब्रेक हो गया था,
केरला में पहला, राइट, क्योंकि वहां पर सेंटर ने यस प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया था, जिसके कारण अल्टीमेटली केरला गवर्नमेंट वहां की डिसमिस हो गई थी लेटर फेजेस में। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी अलग अलग स्टेट्स में आए, राइट, और रीजनल पार्टीज के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा बहुत समय काउंटर डिफेक्शंस, उसके कारण बहुत सारे स्टेट्स के असेंबलीज भी डिसॉल्व हुई, राइट। तो इसके कारण अलग अलग स्टेट्स के जो पोल साइकिल्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था। और ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का है लेटर फेजेस में आइडिया लाया गया, इसका मतलब ये नहीं है दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये आइडिया पहली बार नहीं लाया, नहीं नहीं नहीं। अगर ये आइडिया देख लीजिएगा 1983 में ही इलेक्शन कमीशन के एनुअल रिपोर्ट में लाया गया था, है ना। इनफैक्ट 2015 के भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में भी एक रिपोर्ट था जहां पे बोला गया था फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 1999 की बात करें या फिर 2018 की बात करें, लॉ कमीशन के रिपोर्ट में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। वैसे ही 2017 में भी नीति आयोग के वर्किंग पेपर में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की चर्चा की गई थी। तो यस, ये जो इशू है इवॉल्विंग हो रहा है, ऐसा नहीं दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट ही इसको नहीं उठा रही है, बहुत पहले से ही हो रहा है ना। सवाल होता है दैट ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में फोकस क्यों दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अभी क्या होता है ना दैट अभी एक इलेक्शन, जैसे 2024 में सेंटर का इलेक्शन है, 2024 में 2-3 स्टेट्स का भी इलेक्शन होगा, फिर 2025 में अलग अलग कुछ स्टेट्स का इलेक्शन होगा, 2026 में अलग अलग स्टेट्स का इलेक्शन होगा। इसमें क्या होता है, फंड का जो डिसोल्यूशन होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, एक मैसिव एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिलता है, मैसिव एक्सपेंडिचर जो क्या इनकर किया जाता है इन द सेपरेट इलेक्शंस। और वही अगर देख लीजिएगा पॉलिसी पैरालिसिस भी बहुत समय होता है। दैट इज, देखो क्या होता है ना, कभी भी अगर इलेक्शंस होता है तो वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना इलेक्शंस के टाइम में, राइट। उसके कारण कुछ कुछ पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशंस में भी पीछा हो जाता है, राइट, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप इस टाइप के कोई नए पॉलिसीज, इस टाइप से बहुत सारे रेगुलेशंस होती है, इधर कोई नए पॉलिसीज नहीं ला सकते हैं, है ना। तो जो सर्विंग गवर्नमेंट होती है, तो इससे क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस ही ना होगा। अरे भाई, इलेक्शंस के जगह रखो, मैं कोई पॉलिसी क्यों नहीं ला पाऊंगा, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑन डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस। ऑफ कोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। क्रूशियल मैन पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन के समय में तो मैन पावर चाहिए ना, एक ही टाइम में सारा मैन पावर को अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, राइट। ये रिड्यूस कर देता है डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसी गोल्स, और ये वोटर टर्नआउट को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि लॉ कमीशन रिपोर्ट के आधार पर अगर देख लीजिएगा, यस, यहाँ पे देखा गया है दैट वोटर पार्टिसिपेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दिस, राइट। नाउ सो व्हाट आर द चैलेंजेस, यस, व्हाट आर द चैलेंजेस इन होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में अगर देख लीजिएगा बहुत सारे हमको चैलेंजेस देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला जो बोला जा रहा है दैट अगर पूरे इंडिया में एक साथ हम लोग इलेक्शंस रखे तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे रिसोर्सेज का जरूरत है, जिसमें ईवीएम मशीन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, हमको बहुत सारे चाहिए। वही से ही वीवीपीएटी, दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन्स भी हमको बहुत सारा चाहिए। अराउंड 30 लाख ऐसे मशीन्स चाहिए, जिसको बनाने में बहुत कम टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज मैन फोर्स। यस, मैंने बोला ना दैट एक साथ में ही बहुत सारे मैन फोर्स चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। इंक्रीज कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट में भी वही बोला गया दैट 2015 रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कारण जो है ईवीएम और वीवीपीएटी इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़, इससे कहीं ना कहीं नेशनल डोमिनेंट पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा ओवर द रीजनल पार्टीज एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, यस, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा अराइज हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, अगर जैसे अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ तो 1 साल या फिर 6 महीना 1 साल में इलेक्शंस हो जाता है, राइट, बट तब क्या होगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू। नेक्स्ट इज इंडियाज ट्रबल्ड नेबरहुड। द हिंदू का ये आर्टिकल था, यहाँ पे बोली गई थी, बात की जा रही थी दैट इंडिया के द्वारा जो है ना बहुत सारे डायलेमास फेस किए जा रहे हैं इंडिया के नेबरहुड को देखकर, क्योंकि
कुछ कुछ ऐसे डायलेमास है जिसके कारण इंडिया एंटी इंडिया रिजीम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, राइट। कहीं कहीं ऐसा देखना मिल रहा है चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो सवाल होता है ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि इंडिया के चारों ओर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो चैलेंजेस वो बोला जा रहा है वो है पॉलिटिकली एंटी इंडिया रिजीम, जो कि मालदीव्स में अभी देखने को मिल रहा है। दैट बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया रिजीम जो है वो बढ़ रही है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देख लीजिएगा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना दुनिया भर में बढ़े जा रहा है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके तहत चाइना अलग अलग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो कौन कंट्री नहीं चाहेगा दैट अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से बन जाए, तो राइट। नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दैट कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेजेंस था जिन जिन कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं घट रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ये भी प्रॉब्लम है। देखो चाइना का इन्फ्लुएंस अगर अकेले बढ़े वो प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज वेस्टर्न पावर का अगर इन्फ्लुएंस घटे और चाइना का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो चाइना विल बी बहुत ही ज़्यादा वो मसल पावर दिखा सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मटीरियल सपोर्ट। कहीं ना कहीं देखो इंडिया जो है ना सबका उतना, हम अपने नेबर्स का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते जितना चाइना कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा, अरे भाई 19 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है चाइना, और हम कहाँ 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, आप सोच के देखो ना। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंस्टेंस। अगर देख लीजिएगा वन ट्रैक पॉलिसी, अगर देख लीजिएगा वो कहीं ना कहीं फोकस करता है ऑन इन द पावर एलिनेटिंग अदर सेंटर ऑफ पावर। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दैट कहीं ना कहीं चाइना के जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं सेंटर को अटेन कर रहे हैं और आजू बाजू वाले कंट्रीज़ को साइड ट्रैक कर दे रहे हैं, जिसमें इंडिया भी आ रहा है। नेक्स्ट इज मिस्टेकन एजम्पशन। एक इंडिया का बहुत ही बड़ा मिस्टेकन एजम्पशन है दैट साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम लोग एलिनिएट करके हम लोग सोच रहे हैं दैट हाँ इंडिया का जियोपॉलिटिकल जो स्टैचर है वो बढ़ेगा। बट देखो ऐसा क्या है ना दैट हम अल्टीमेटली हमको ये इंडिया को मतलब साइड करना पड़ेगा दैट पाकिस्तान माइनस साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान नहीं हो सकता है। हमको साउथ एशिया मतलब सारे कंट्रीज को एक साथ ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। द assumptions दैट इंडिया का कल्चरल कनेक्शंस जो है वो सिक्योर अच्छा रिलेशंस करता है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो भी कहीं ना assumptions कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चैलेंजिंग एक रॉन्ग बतलाया जा रहा है दैट नहीं अभी कल्चर के कनेक्शन से कुछ नहीं होता। कल्चरल के कनेक्शन से होने से तो फिर यूएई सऊदी ले लीजिएगा पाकिस्तान का फुल सपोर्ट में रहता है, राइट। बट अभी देख लीजिएगा मेजर क्रिटिकल इश्यूज में कहीं ना कहीं वो इंडिया को सपोर्ट करता ही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एंगल से जो है इज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है ये, राइट। और डिप्लोमेटिक पर्सनल्स के भी शॉर्टेज है। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट डिप्लोमेट्स जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जैसे आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस से जो डिप्लॉय किए डिप्लोमेट्स है, उनकी कमी कहीं ना कहीं हो गई है। अब देखो वो लोग अगर नहीं होंगे तो वो फॉरेन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कौन करेगा फॉरेन में, राइट। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को इंडिया को सोचनी पड़ेगी ना। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है कुछ, जैसे टेररिज्म इज वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, राइट। और यस ये क्या है ना दैट इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया में होंगे, क्योंकि देखो क्या आता है ना दैट अगर नेबर जैसे पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो लोग क्या सोचे, वो लोग को कोई ना कोई तो एवेन्यू चाहिए ना पैसे कमाने के, तो उन लोग को रेडिकलाइज करना, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, राइट। और उसी के कारण ही तो आप अगर देख लीजिएगा हमारे मुंबई 2008 के अटैक में, राइट। तो ये लोग जो टेररिस्ट को पकड़ा गया वो लोग क्या बोले थे दैट उनको ब्रेन वॉश किया गया था, है ना। नेक्स्ट इज मैरिटाइम थ्रेट। यस कहीं ना कहीं लैक अगर आपके मैरिटाइम गवर्नेंस में होगा तो यस मैरिटाइम क्राइम्स जैसे आपका जाकर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन मैरिटाइम रीजन से या फिर पायरेसी, ये सब के इश्यूज बढ़ जाएंगे। चाइनीज़ थ्रेट तो है ही कहीं ना कहीं दैट चाइना का स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस अगर देख लीजिएगा इंडिया के नेबर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अब देखो चाइना ने आपका जाकर श्रीलंका का पोर्ट को हासिल कर लिया, राइट। तो अब क्या है, चाइना अगर वहाँ पर अपना अगर मिलिट्री वेसल लाता है तो उसके लिए उससे इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है क्या? नहीं। तो यही सब है। और भी बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जैसे इजी माइग्रेशन ऑन रेडिकल्स, दैट इज ओपन बॉर्डर अगर नेपाल के साथ है तो बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में नेपाल के थ्रू भी तो रेडिकल ग्रुप हमारे देश में इंटर कर सकते हैं। अब ये नेपालीज ग्रुप ही नहीं होंगे, बट पाकिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू भी तो नेपाल के थ्रू आ सकते हैं ना वो लोग, राइट। नेक्स्ट इज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि इंड्यूस होता है ड्यू टू माइग्रेशन, कहा जा रहा है दैट उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा और वो मेनली जो देखा जाता है वो इन माइग्रेंट्स के इन्फ्लक्स के कारण ही देखा जाता है, राइट। एंड यही जो है चीज़ें हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, वहाँ पे रोहिंग्या क्राइसिस के जो हो रहा है उसके से हम क्लियरली ये चीज़ डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग स्मगलिंग। यस कहीं ना कहीं देखो हम लोग जो है वो कौन, हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न नेबर्स कौन है? वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल
राइट, सॉरी गोल्डन क्रिसेंट। वैसे ही अगर म्यांमार देख लोगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, राइट। तो इससे जो है ड्रग स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और यही चीज़ नहीं, तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल अगर माइग्रेशन होगा बॉर्डर स्टेट्स में, तो उससे आने वाले समय में डेमोग्राफीज में भी इन्फ्लुएंस होंगी। एंड द वेरी गुड एग्जांपल इज आवर स्टेट कॉल्ड असम, राइट। सो यहाँ पर भी हमें डेमोग्राफी में जो है टेंशंस, ऑल्टरेशंस देखने को मिल रही है, राइट। तो सवाल होता है इसके क्या कोई पॉसिबल सोल्यूशंस है? जी हाँ, क्यों नहीं सोल्यूशंस है। हमें इंगेज करना पड़ेगा हॉस्टाइल नेबर्स के साथ। जैसे अगेन आप सोचिए मत बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे होने से बांग्लादेश अच्छा होगा, नहीं नहीं नहीं, वो भी हमारे लिए हॉस्टाइल ही है, राइट। बट इंडिया ने बांग्लादेश तक रीच आउट किया है ना, बांग्लादेश हमारी मदद कर रही है ना। तो बांग्लादेश उतनी ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं है जितने कि पाकिस्तान है, राइट। तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ में भी हमें रीच आउट करना पड़ेगा। रीजनल पार्टनरशिप, दैट इज़ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हमको करना पड़ेगा हमारे अलायंसेस को, जिससे हम लोग चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में काउंटर बैलेंस कर सके। अडेप्ट करना पड़ेगा हमें जियोपॉलिटिकल चेंजेस के साथ, और एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट यस, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दैट पाकिस्तान माइनस साउथ एशिया, वो नहीं होगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ों को हमको ये करना पड़ेगा। इनहांस करना पड़ेगा इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड और डेवलपमेंट, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली ट्रेड के एस्पेक्ट में, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में अगर कोई भी देश के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो यस, कहीं ना कहीं उससे सॉफ्ट पावर और वो भी चीज़ें हमें बहुत बढ़ती हुई दिखती है, राइट। कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिसपे जो अपोजिशन लीडर्स जो है उनकी भी जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उन चीज़ को इंक्लूड करके हमको फॉरेन पॉलिसीज़ को अपना रिवाइज करना पड़ेगा हमारे मिस्टेकन एजम्पशंस को। जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ दैट साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो जो चेंज हो रहा है ना, वो चेंज होने के साथ साथ हमें इंगेज करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ भी, है ना। और कल्चरल लेवरेज विथ कॉशन, दैट इज बोला जा रहा है दैट कल्चरल डिप्लोमेसी को हमको बैलेंस करना पड़ेगा विथ स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस, जिससे प्रिवेंट किया जा सके कल्चरल ट्राइज को, राइट। नेक्स्ट इज जिससे कल्चरल टाइज जो है दूसरे देश के साथ लाइबिलिटी नहीं बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल, राइट। नेपाल के साथ अगर इंडिया का रिलेशन देख लीजिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं दैट रोटी बेटी का रिलेशन। क्यों? क्योंकि नेपाल की लड़कियां, नेपाल के लड़के इंडिया की लड़की को शादी करते हैं, हमारे लड़के नेपाल की लड़कियों को शादी करते हैं। तो ये क्या है ना, दैट एक घर का रिलेशन है। और अगर कल्चरल टर्म्स में भी देख लीजिएगा, यस, नेपाल इज ऑल्सो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, राइट। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे लिखा गया दैट हमें डिप्लोमेसी जो है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी को स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस के साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिससे हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो लायबिलिटी ना बन जाए, राइट, है ना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग नेपाल के साथ मतलब एक साथ अगर काम करना चाहे, तो यस, हमें नेपाल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। दे शुड सी अस एज अ रीजनल इक्वल पार्टनर्स, राइट। डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमें करना पड़ेगा, रिक्रूट और ट्रेन करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को, जिससे हमें मीट कर सकते हैं द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडियाज एक्सपैंडिंग रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जो कि अब रिसेंटली यूज किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, राइट। नाउ एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 एक्चुअली अलाउ क्या करती है। देखो आर्टिकल 99 जो है वो कोई भी सेक्रेटरी जनरल को अलाउ करती है दैट वो कोई भी ऐसा मैटर जो क्या थ्रेटन कर रहा है इंटरनेशनल पीस को, राइट, वो सिक्योरिटी काउंसिल के अटेंशन में ला सकता है। वैसे तो ये प्रोविजन शायद ही कभी इन्वोक हुआ है, राइट, बट यस, यहाँ पे इस प्रोविजन के थ्रू किया जाता है। देखो इस प्रोविजन का फायदा ये ना दैट इसको अगर इन्वोक कर दिया गया, तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। समझ लो बात। और पास्ट में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या हुए हैं, जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1960 में जो अपहीवल हुआ था फॉलोइंग द एंड ऑफ बेल्जियम का कॉलोनियल रूल एंड कंप्लेंट बाय ट्यूनीशिया 1961। तो ये सब चीज़ें जो हुई थी, है ना, मतलब दो केसेस में, है ना, ट्यूनीशिया के केसेस में और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के केसेस में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की गई, और फाइनली यहाँ पर भी आर्टिकल 99 का जिक्र किया गया था, राइट। यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट इज ग्लोबल कूलिंग प्लेज, COP28 चल रहा है। और मैंने कल भी के क्लासेस में भी बहुत सारे COP28 के ये सब डिस्कस किए, और अभी भी आते रहेंगे, क्योंकि ये मैटर ऑफ डेवलपमेंट है, राइट, न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, राइट। सो ग्लोबल कूलिंग प्लेज जिसको साइन किया गया है 63 कंट्रीज, जिसमें US, कनाडा, केन्या है, राइट,
उसमें मेन एम क्या है, उसका मेन एम यही है दैट रिड्यूस किया जा सके कूलिंग एमिशंस बाय एटलीस्ट 68% बाय द ईयर 2050। नाउ कूलिंग एमिशंस ये कहाँ से अराइज होता है? ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेंट से, या फिर क्योंकि रेफ्रिजरेंट्स में क्या होता है ना, एनर्जी यूज जो किया जाता है, जैसे एसी ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर्स ले लीजिए, ये क्या करते हैं? दे अकाउंट फॉर रफली अराउंड 7% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और कहा जा रहा है 2050 तक तो ये ट्रिपल हो सकता है। इसीलिए रेफ्रिजरेंट्स जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लीजिए, ये जो एकदम जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट। कहा जा रहा है दैट इनका जो एक वैरायटी है दैट इज HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 134A, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 3400 टाइम्स है दैट ऑफ CO2। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पता है क्या होता है? जैसे सोचिए हमारे एटमॉस्फेयर में 1 यूनिट ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ कार्बन अगर 1 यूनिट ऑफ वार्मिंग क्रिएट करता है ना, तो वैसे ही 1 यूनिट ऑफ दिस HFC 134A 3400 यूनिट ऑफ गर्मी पैदा करेगा। समझ रहे हो बात? तो इसी का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। वैसे ही मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोला जाता है 25, मतलब 1 यूनिट ऑफ मीथेन 25 यूनिट ऑफ वार्मिंग करेगा। समझ लो। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो हम लोग मापते हैं ना, वो कार्बन के पर्सपेक्टिव में ही कैलकुलेट करते हैं, राइट। दैट्स ए कार्बन का अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है तो इसके बेसिस पे हम लोग 1 यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं दैट वो 1 यूनिट ग्लोबल को वार्म कर रहा है, ग्लोब को। बट वहीं पर मीथेन ग्लोब को 25 गुना कार्बन से वार्म कर रहा है, राइट। हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन 134A जो है वो 3400 गुना वार्म कर रहा है, ठीक है। समझ लो बात? तो ये ही है कूलिंग, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, जिसके तहत मेजर कंट्रीज ने ये प्लेज लिया है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, अगेन गाइज देखो यहाँ पे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है दैट प्रोवाइड किया जा सके एक लाइफ सेविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे अर्थ में हर एक लोगों को, हर एक कंट्रीज को हैजार्डस वेदर या फिर वाटर या फिर क्लाइमेटिक इवेंट से बचाया जा सके बाय द ईयर 2027। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इनिशिएटिव वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है दैट इट इज कॉलिंग फॉर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओवर द कमिंग 5 ईयर्स, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को, दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को तो स्ट्रेंथन किया ही जा सके, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन फॉरकास्टिंग को, वार्निंग डिसेमिनेशन और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को। इनफैक्ट 2023 में एक रिपोर्ट निकाला गया था दैट इज ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम रिपोर्ट। ये भी निकाला गया था यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके द्वारा बोला गया था दैट अराउंड आधा जो दुनिया है ना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम। देन व्हाट अबाउट द रेस्ट हाफ, राइट। तो उस रेस्ट हाफ को भी कवर करने के लिए यस अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो ये इनिशिएटिव लिया गया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, राइट। नाउ ये इनिशिएटिव जो है अलाइन करता है विद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का एक्सेलरेशन एजेंडा, यही नहीं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और साथ ही साथ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ डिफरेंट अदर इनिशिएटिव जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिलेटेड लिए गए हैं वो है जैसे रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, जिसको हम लोग राइम्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही फर्स्ट एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट किया गया था 2016 में फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तो देखो इंडिया तो अपने तरफ से तो बहुत सारे एक्शंस ले रही है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 में, और इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम 2007 में जो लॉन्च किया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है जो कि आज के आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ दैट ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होंगी, एंड यस यू कैन शेयर these videos with different other friends and with other friends as well, right? So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ next session में. Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.